वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 3 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। नाउ यू माइट बी नोइंग सम ऑफ द स्टेप्स। हमें स्टेप बाय स्टेप भी आगे बढ़ना है हर एक क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम पहले पढ़ लेंगे। विल सॉल्व इट बाय आवर स्टेप्स ओनली। सो हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। Following is the receipt payment account of Sunshine of Commerce bid for the year ended 31st March 18 and some additional information you are required to prepare income expenditure account for 31st March 18 and balance sheet. So receipt side पे balance BD subscription including 8000 for 16-17। देखो अपना year क्या है 17-18, year ending 18 है, मतलब 17-18 year है। ये सब्सक्रिप्शन मिला है करंट ईयर में विच इज फॉर लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये करंट ईयर में ये अमाउंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लास्ट ईयर का है तो हम लेंगे नहीं। विल डिस्कस इट, बट जस्ट जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, सेल ऑफ मशीनरी बोला है 40,000 में सेल हुआ है, रिसीट कितना मिला तो 40,000, बुक वैल्यू कितना है तो 25,000। सो व्हाट विल हैपन, 25,000 बुक वैल्यू का मशीनरी वी आर सेलिंग एट 40,000। सोचो क्या होगा। आई होप आधे से ज्यादा लोग को समझ गया है ये बात। डोनेशंस 1,10,000 है। एडमिशन फीस क्लियरली इट इज सेड रेवेन्यू, करेक्ट। देन इंश्योरेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, बुक्स, कंप्यूटर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फर्नीचर एंड बैलेंस कैरीड डाउन। दिस क्लोजिंग बैलेंस फॉर कैश, जो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो हम बैलेंस शीट बनाने वाले उसमें लिखेंगे। सो ये पेमेंट साइड्स है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 17, 1 अप्रैल 17 मतलब क्या, स्टार्टिंग डे ऑफ दिस ईयर। ठीक है, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस वी नो फॉर एसेट एंड लायबिलिटी। क्या क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मशीनरी है, बिल्डिंग फंड है और इन्वेस्टमेंट है। डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 5,000, डोनेशंस रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज ड्यू फॉर 12,000। सो ये सब अपने एडजस्टमेंट्स है। दिस इज अ रिसीट पेमेंट अकाउंट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। हमें बोला क्या है करने, तो हमें बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, करेक्ट। सो पहला स्टेप, मार्क द आइटम्स ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट हैविंग एडजस्टमेंट। जिस जिसको एडजस्टमेंट है वो सब हम मार्क करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो एडजस्टमेंट, ये ओपनिंग बैलेंसेस है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का ये सब पार्ट है। हम बाद में ओपनिंग बैलेंस शीट बना भी सकते हैं अगर हमें कैपिटल फंड रिक्वायर्ड है। सो फिलहाल डेप्रिसिएट मशीनरी बोला है। मशीनरी ये रिलेटेड नहीं है टू रिसीट एंड पेमेंट। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिसीट पेमेंट से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है उनको मार्किंग कर रहे हैं। तो मशीनरी कहीं पे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो फिलहाल इसको स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं, डोनेशंस रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, तो डोनेशन तो हमें दिख रहा है तो उसको मार्क कर देंगे। देन वी हैव आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन भी दिख रहा है, उसको भी मार्क करेंगे। चलो तो ये काम तो बन गया अपना। अभी सेकंड, मार्क द इफेक्ट्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट अलोंग विद कंसर्न एडजस्टमेंट। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट रेडीमेड तो अवेलेबल नहीं है, बट जैसे मैंने आपको बताया अगर ओपनिंग बैलेंसेस दिया है और कैपिटल फंड का अमाउंट, ओपनिंग कैपिटल फंड का अमाउंट कहीं पे भी नहीं दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो, वो ज्यादा आसान है फिर। सो ये देखो, सिंस वी हैव ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लेट्स प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। कैसे बनेगा देख लो, ये देखो, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही सब हमें इंफॉर्मेशन दिया था वो सामने रखते हैं अपने, और ये बैलेंस शीट का हमने एक फॉर्मेट बना लिया। ऑब्वियसली दिस इज अ वर्किंग नोट। सो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 20,000 का, फिर मशीनरी है 1 लाख। ठीक है, अभी ये एज अ वर्किंग नोट बना रहे तो सर ये बीच में लाइन क्यों छोड़ा, ऐसा क्यों छोड़ा, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऊपर लिख लो, फिर नीचे मशीनरी लिखना, वर्किंग नोट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बिल्डिंग फंड, वी हैव फंड है तो लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। बट इज दिस द ओनली थिंग वी हैव? क्या ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड और कुछ हमें मिल सकता है? तो डेफिनेटली जब भी रिसीट पेमेंट अकाउंट आपको दिया जाता है ना, तो रिसीट पेमेंट अकाउंट में आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया जाता है। करंट ईयर का रिसीट में ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है। वो ओपनिंग बैलेंस किसका रहता है, याद रखो ये बात, वो ओपनिंग बैलेंस रहता है कैश या बैंक अकाउंट का। ठीक है, तो हर एक ओपनिंग बैलेंस हमें यहां पे लिखना है। ठीक है, सो ऐसे ही रिसीट पेमेंट अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस दिया है दैट इज कैश एट बैंक बोला भी है, तो ये बैंक बैलेंस है ओपनिंग का, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट ही बना रहे ना हम।
तो यहां पे वो लिखना पड़ेगा। ये याद रखो बात, ठीक है, ये हर बार करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट जब जब हम बना रहे तो आपको ये बैलेंस लिखना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन, अगर आपने ठीक से देखा है अपना एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन 3 जो हमने सॉल्व किया था, उसमें हमने रिसीट पेमेंट अकाउंट का ये बैलेंस को इग्नोर किया। व्हेनेवर वी डोंट वांट ओपनिंग बैलेंस शीट, ये इग्नोर होता है। क्यों? क्योंकि ये कहां से आया है, यहां से, ठीक है, उसका अलग से करंट ईयर में इफेक्ट कुछ नहीं देना है। ये समझा है बात? आगे बढ़ते हैं। अभी नाउ कैन वी गेट एनी अदर ओपनिंग बैलेंस? तो द आंसर इज नो। ये सब बैलेंसेस हमें मिल गए। तो ये हो गया अपना ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। अभी जब भी इसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है, टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगा, दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी कैपिटल फंड। इसीलिए तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट बना है, पहले ये समझ लो। वी डोंट हैव ओपनिंग कैपिटल फंड, लेकिन ओपनिंग बैलेंसेस अवेलेबल था एसेट्स और लायबिलिटीज का, तो जो डिफरेंस होगा दैट इज योर कैपिटल फंड। जैसे यूजुअल ट्रेडिंग बिजनेस में हम कैसे फॉर्मूला सीखे थे, एसेट माइनस लायबिलिटीज कैपिटल, वैसे यहाँ पे कैपिटल के बदले क्या आएगा, आपको कैपिटल फंड आएगा। एसेट माइनस लायबिलिटी विल गिव यू कैपिटल फंड। तो बाद में जब अपने स्टेप के हिसाब से ही जा रहे हैं हम, तो जब भी स्टेप वाइज हमें कैपिटल फंड का रिक्वायरमेंट होगा, ये देखो स्टेप 8 में हमें वो कैलकुलेट करना है। आपने अब भी कैलकुलेट किया तो कुछ ऐसा अनर्थ नहीं हो जाएगा, ठीक है, आप अभी कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एज वी आर गोइंग इन स्टेप्स, तो वो स्टेप्स याद रहने के लिए हम स्टेप 8 में वो कैलकुलेट करेंगे। चलो आगे। अभी हमें क्या बोला था, स्टेप 2 एक्चुअली क्या था कि अगर ओपनिंग बैलेंस शीट है आपके पास, ओपनिंग बैलेंस शीट, तो उसका इफेक्ट लिख लो। तुम लिख लेते हैं इफेक्ट। देखो ये तो ओपनिंग कैपिटल फंड है, वो बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा। बिल्डिंग फंड अगेन लायबिलिटी में आएगा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट रहेगा तो वो उधर ही होगा, बट पहले ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी में आएगा, फिर उसमें एडजस्टमेंट होगा। नाउ अभी सर ये कौन सा लायबिलिटी का बात कर रहे हो आप? तो क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो हमें क्वेश्चन में करने बोला है बैलेंस शीट, उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। जो दिया जाता है या जो एज अ वर्किंग नोट करना है, उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए हम ये ओपनिंग फिगर्स लिखेंगे पहले। फिर मशीनरी, अगेन सपोज जैसे डेप्रिसिएशन का इफेक्ट था, याद है आपको, इसमें एडजस्टमेंट था, ये पहले लिखेंगे अमाउंट, उस पर डेप्रिसिएशन देंगे ना अपने बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो इसलिए ये इफेक्ट लिख रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब बनेगा ना, मतलब हम जब इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखेंगे, तो पता चलेगा कि बाबा ये लास्ट ईयर 20,000 मिलना बाकी था, करंट ईयर में मिला है क्या? कुछ मिला है, कुछ तो मिला है। याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो मैं वापस बताऊंगा, लेकिन जिनका ध्यान है उनको याद रहेगा, ठीक है। सो ये एडजस्ट तब होगा। फिर इन्वेस्टमेंट एसेट में लिखेंगे। बैंक बैलेंस जो है उसका कुछ नहीं, वो फिटूस हो गया ना, वो यहाँ पे हमने कहां से लिखा, रिसीट पेमेंट अकाउंट से ही लिखा, फिलहाल उसका कुछ नहीं है। क्लोजिंग बैंक बैलेंस है जो अभी रिक्वायर्ड नहीं है हमें। Now, let us go for third step. Mark the effects of receipt payment account along with concerned adjustment. जैसे अभी ओपनिंग बैलेंस शीट का इफेक्ट मार्क किया, वैसे रिसीट पेमेंट अकाउंट का कर लेते हैं। ये देख लो, ये आपको पता है अभी ना, इनकम, एक्सपेंस, बैलेंस शीट एसेट, बैलेंस शीट लायबिलिटी, ये सब इफेक्ट मार्क करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लिया हमने वो, वैसे भी उसका इफेक्ट नहीं आएगा कहीं पे। फिर सब्सक्रिप्शन, ये इनकम में आएगा, सब्सक्रिप्शन इज ट्रीटेड एज योर रेवेन्यू अमाउंट, ठीक है। उसके बाद ये देखो सब्सक्रिप्शन को एडजस्टमेंट भी है, तो उसको भी मार्किंग कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर बोला है, करंट ईयर, तो क्या करेंगे, करंट ईयर का इसके लिए ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन में। और ये रिसीवेबल है, इनकम है ना, रिसीवेबल, तो एसेट में लिखेंगे। ये देख लो दो इफेक्ट उसका, मैं ये साइड आ जाता हूं तो अच्छे से दिखे। ये देखो, एड टू सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, सेल ऑफ मशीनरी है। अभी ये सेल ऑफ मशीनरी कहां पे आएगा, तो एसेट साइड में जब मशीनरी लिखेंगे ना, उसमें एडजस्ट होगा ना। सेल किया है तो बुक वैल्यू माइनस होगा, अगर प्रॉफिट या लॉस है फिर वो हमें इनकम एक्सपेंडिचर में भी दिखाना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट मशीनरी इन एसेट साइड, फिर आगे ये सब एडजस्टमेंट होगा, इसलिए यहाँ पे बी ए लिखा है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, डोनेशंस रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड। अभी सबसे पहले डोनेशन आएगा कहां पे, तो लायबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि ये जो डोनेशन मिले हैं हमें, वो बिल्डिंग फंड के लिए मिले हैं, ऐसा बोला है। और बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में याद है हमें मिला था, सो वो लिखेंगे, उसमें ये डोनेशंस ऐड करेंगे बिकॉज इट इज फॉर बिल्डिंग फंड। सो क्या लिखा हमने इफेक्ट, लेस फ्रॉम कंसर्न्ड आइटम एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी। अभी लेस मतलब डोनेशन इतना है, पूरा का पूरा बिल्डिंग फंड के लिए,
तो जीरो वाला इफेक्ट दिखाएंगे, जीरो वाला नील इफेक्ट, और फिर जो अमाउंट है वो हम लाइबिलिटी साइड में ऐड करेंगे इन बिल्डिंग फंड। इसके बाद एडमिशन फीस, इनकम है एडमिशन फीस। फिर यहां पे देखते हैं इंश्योरेंस, इट इज व्हाट, एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, बुक्स क्या है, बुक्स, इज इट रेवेन्यू एक्सपेंस? तो आंसर इज नो, ये बैलेंस शीट एसेट में आएगा, बुक्स इज अ एसेट। कंप्यूटर्स अगेन एसेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोला है एक्सपेंस, तो एक्सपेंडिचर में आएगा क्योंकि ये रेवेन्यू है, रिकरिंग टाइप का है। फर्नीचर, फर्नीचर विल बी अगेन एसेट एंड बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग हमने छोड़ दिया क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में आया था, ये क्लोजिंग है तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए, इसके लिए हम लिखेंगे एसेट साइड पे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। मार्क द इफेक्ट्स ऑफ रिमेनिंग एडजस्टमेंट, हमने ये मार्किंग करते वक्त जैसे सब्सक्रिप्शन था उसका इफेक्ट हमने देख लिया, या डोनेशन था उसका इफेक्ट हमने देख लिया, अभी कुछ रिमेनिंग है क्या वो देखते हैं और उसको मार्क करते हैं। तो ये डिप्रिसिएशन, मशीनरी कहां पे मिला हमें, ओपनिंग बैलेंस शीट में मिला, यहां पे नहीं था, तो अभी इसका इफेक्ट देख लेते क्या आएगा, तो लेस फ्रॉम मशीनरी एंड एक्सपेंडिचर से। आगे बढ़ते हैं, चलो रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट अलोंग विद कंसर्न्ड आइटम ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसीट पेमेंट अकाउंट। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट ये है, सर पहला तो कुछ और था, अरे वो ओपनिंग बैलेंसेस था खाली, उससे हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली, उसका इफेक्ट और कहीं पे नहीं देना है। अभी पहला एडजस्टमेंट एज सच क्या था, वो इंफॉर्मेशन था, ये एडजस्टमेंट है, याद रखो। सो इंफॉर्मेशन, नहीं तो आपको लगेगा सर ऐसे क्या बात है, इंफॉर्मेशन ऐसे ही थोड़ा मजा। डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 5000, सो मशीनरी पहले लिख लेंगे ना एसेट साइड पे, मशीनरी का वैल्यू है 1 लाख और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है 5000। सो सेल किया हम, क्या डेप्रिसिएशन माइनस करोगे पहले, क्या गुंडा बनेगा रे तू, ऐसा हो गया मेरे दिमाग में, क्या टीचिंग कर रहे तू, ठीक है, होता है बड़े बड़े सेशंस में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सो सबसे पहले ये डेप्रिसिएट करने से भी पहले क्या हुआ है, सेल हुआ है ना, और बुक वैल्यू कितना है वो सेल का, 25,000 है कि नहीं, 40,000 में सेल किया मतलब 40,000 वी रिसीव्ड, बट मशीनरी का बुक वैल्यू कितना था सेल के वक्त, 25,000, तो पहले वो लेस करेंगे तो बचेगा कितना, 75, दैट इज 75,000 बचा, ठीक है, ये 75,000 बचा। इसके बाद याद रखो कि 40,000 में हमने 25,000 का मशीन बेचा है, मतलब वी आर गेटिंग अ सरप्लस ऑफ 15,000, तो सरप्लस दिखाना पड़ेगा। सर प्रॉफिट, मैंने क्या बोला था पहले से, आपको क्या बोला है, प्रॉफिट, ये वर्ड निकालना भी अपने लिए क्या है पाप, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं ना, तो जैसे प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल लिखते हैं, वैसे सरप्लस ऑन सेल या डेफिसिट ऑन सेल ऐसे लिखने का। तो फिलहाल 25 का 40 में बेच रहे हैं, तो वी आर गेटिंग अ सरप्लस ऑफ 15,000, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया कहां पे, इनकम में, ठीक है। इसके बाद अभी देखो ये एडजस्टमेंट आएगा, ठीक है, पहले एक छोटा सा एडजस्टमेंट जो सेल का था वो कर लिया हमने, फिर ये एडजस्टमेंट आया क्या, डेप्रिसिएशन माइनस करो, चलो 75,000 बचा था उसमें से 5,000 और गया, तो 70,000 will be in outer column, second effect of depreciation will be in expenditure side, ये देखो देख लिया था क्या आपने, ये देखो डेप्रिसिएशन। आगे बढ़ते हैं, अगला एडजस्टमेंट क्या, डोनेशंस रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, तो सबसे पहले बिल्डिंग फंड तो लिख लो, तो उसमें रिसीव वाला पार्ट ऐड करोगे। सो बिल्डिंग फंड कितना है, 4,20,000 का, डोनेशन हमें मिला है वो कितना है, 1,10,000 का, सो ऐड करेंगे डोनेशन में, तो टोटल बिल्डिंग फंड हो गया, डोनेशन में ऐड नहीं करेंगे, सॉरी बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे डोनेशन, 5,30,000 हो गया, और फिर कहां पे लिखेंगे, ऑब्वियसली ये लिखेंगे इनकम में डोनेशन, देखो 1,10,000 लेस कैपिटलाइज्ड, क्या 1,10,000। अभी कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर आपका फेवरेट वर्ड आपने कभी यूज ही नहीं किया, पूरा थ्रू आउट हमने देखा हर चैप्टर, आपका फेवरेट वर्ड आपने यूज नहीं किया, चलो आपके लिए सिर्फ ऑन योर डिमांड मैं ये बता रहा हूं। अभी ये कौन सा इफेक्ट हो गया रे, इसको बोलते हैं माटिया इफेक्ट। क्या बात है, माटिया इफेक्ट मतलब क्या, जितना अमाउंट है उतना ही माइनस किया तो बचा क्या अंत में, जीरो, बड़ा सा शून्य, ठीक है, इसको बोलते हैं माटिया इफेक्ट, मतलब मैं बोलता हूं, नहीं तो बोलोगे डोंट कॉल इट एज माटिया इफेक्ट आउटसाइड, ये अपने में, ठीक है। तो ये अपना इफेक्ट आ गया,
चलो सबके लिए एक बार मैंने वर्ड यूज कर ही दिया आपका, बढ़िया। आगे बढ़ते, आगे क्या है? फोर्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वाज ड्यू फॉर 12,000। अभी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो पहले सब्सक्रिप्शन है कितना वो तो देख लेते हैं। करंट ईयर में रिसीव कितना हुआ? 1,44,000। लिखेंगे कहां पे? इनकम में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर इज 1,44,000, बट इट इज नॉट फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का नहीं है पूरा पूरा, ये हमें यहां पे बोला है, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव में इंक्लूड क्या हुआ है? लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो पहले वो तो एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर ये करंट ईयर का एडजस्ट करेंगे। पहले लास्ट ईयर का जो है वो तो निपटाएंगे। सो 8,000 रिसीव हुआ है लास्ट ईयर का, इसमें तो माइनस कर देंगे। लास्ट ईयर का क्यों लिखना है हमें करंट ईयर में? अपना सरप्लस या डेफिसिट पे असर होगा ना उससे। तो 8,000 माइनस कर दिया, तो अभी हमें समझा कि हाँ करंट ईयर का कितना रिसीव हुआ है? 1,36,000। इतना ही है क्या? तो नहीं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है 12,000 और उसमें, सो ये ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन में। लास्ट ईयर का माइनस किया, करंट ईयर का ऐड करेंगे, तो ये हो गया ऐड 12,000। तो टोटल सब्सक्रिप्शन 1,48,000। आगे बढ़ते हैं, आगे कहां पे लिखना है अगला सब्सक्रिप्शन? ये देखो एसेट साइड पे। अब भी जो ताजा ताजा 17-18 का वो तो 12,000 है ही, और 16-17 का याद करो, याद करो, थोड़ा सा जोर डालो। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दिया था, दैट इज फॉर लास्ट ईयर। उसमें से कुछ पार्ट हमें करंट ईयर में मिल गया, बचा हुआ तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, भले लास्ट ईयर का है लेकिन आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल दिखाना पड़ेगा। सो देखते हैं क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से। कहा गया? ये देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 20,000 था रे, 20,000, और उसमें से मिला कितना करंट ईयर में? 8,000 मिला खाली लास्ट ईयर के लिए। 8,000, 20 में से 8,000, 20 में से 8, सो 12,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। लिख देंगे 16-17 का, सो लास्ट ईयर का भी 12,000, करंट ईयर का भी 12,000, ऐसा टोटल 24,000 लेना बाकी है। मैं वापस बता रहा हूं, कुछ अमाउंट हमें मिला करंट ईयर में, लेकिन उसमें से 8,000 लास्ट ईयर का था, तो हमने इनकम में से तो माइनस किया, लेकिन 20 में से 8,000 भी 20 किधर से आया? ये देखो ओपनिंग में बोला था ना कि 20,000 आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, उसमें से 8 मिल गया, तो 12,000 बचा ये स्ट्रेट। और ये 12 किधर से आया? करंट ईयर का, वो तो एडजस्टमेंट में दिया था रेडीमेड, वो हमने लिखा करंट ईयर का। चलो ये बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये एडजस्टमेंट है सिंपल, लगते डिफिकल्ट है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे कंफ्यूज आत्मा जैसा घूमते रहते हैं, वैसा मत करो, सिंपल को सिंपल ही रखो। आगे बढ़ते, अगला स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, पोस्ट द रिमेनिंग आइटम्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या क्या बचा है देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। मशीनरी हमने लिख दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी अभी मैंने बताया आपको, इन्वेस्टमेंट्स बचा है वो लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट है 6 लाख का। कैश एट बैंक लिखना है क्या? कैश एट बैंक नहीं, ये ओपनिंग वाला है रे, इसको इग्नोर करना है। ये देखो दिस इज इग्नोर्ड, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, क्योंकि ये रिसीट पेमेंट में ऑलरेडी आ चुका है। फिर बिल्डिंग फंड हमने क्या लिख दिया है? हाँ लिख दिया है, लेकिन कैपिटल फंड लिखना बाकी है, तो लिख लेते हैं लाइबिलिटी साइड पे। टोटल नहीं लिया हमने, पता है हमें 8 में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन लिख तो लेते कि भाई ऐसा कैपिटल फंड है मेरे पास। चलो आगे, रिसीट पेमेंट में क्या क्या बचा है देखते हैं अभी। रिसीट पेमेंट में ये देखो सब हो गया इधर तक, ये बचा है खाली एडमिशन फीस, एंड एज इट इज सेड ये रेवेन्यू है तो इनकम में आएगा। फिर इंश्योरेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये दोनों एक्सपेंसेस है, तो ये एक्सपेंडिचर साइड पे, ये देखो इंश्योरेंस और प्रिंटिंग स्टेशनरी। फिर बुक्स, बुक्स आएगा कहां पे? एसेट साइड पे 60,000 का। देन वी हैव कंप्यूटर्स ऑन एसेट साइड 1,20,000, ये अमाउंट वही आ रहा है ना जो इधर है, देख लो एक बार कंफर्म कर लो। अभी आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में आएगा, ऑब्वियस सा बात है। फिर फर्नीचर, फर्नीचर आएगा एसेट साइड पे, एसेट साइड। एंड देन वी हैव कैश एट बैंक, जो क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस है वो भी लिख लेंगे। तो सब लिख दिया हमने इनकम एक्सपेंडिचर से में फ्रॉम रिसीट पेमेंट। चलो अभी आगे बढ़ते, अभी क्या करते हैं, 8 स्टेप आ गया फाइनली, जहां पे कैपिटल फंड मिलेगा।
सो कैसे मिलेगा कैपिटल फंड? एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट का टोटल हमने किया, वो आया 7,64,500, वही ज्यादा आएगा, तो ही कैपिटल फंड ये साइड पे मिलेगा। तो 7,64,500 हमने यहां से भी लिख दिया, और उसमें से लायबिलिटीज माइनस करना है। तो एक ही लायबिलिटी है ना 4,20,000, वो माइनस करेंगे। सो लायबिलिटी 4,20,000, तो क्या आया 3,44,500 आया कैपिटल फंड। और यही कैपिटल फंड हमें कहां पे लिखना है? अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलो लिख लेते 3,44,500। ये देखो यही वाला अमाउंट है वो 3,44,500। इनर में क्यों लिखा सर? इनर में क्यों लिखा? अरे सरप्लस या डेफिसिट आएगा तो एडजस्ट करने के लिए। हाँ, फिर क्या होता है, हमें सब पता रहता है। फाइनल अकाउंट्स में हमने लगभग सब स्टेप्स ऐसे ही किए हैं, लेकिन क्योंकि नया चैप्टर है ना, एनपीओ, बाप रे एनपीओ, अभी क्या, ऐसा नहीं। अरे आधे एडजस्टमेंट तो हमने किए हैं फाइनल अकाउंट में, वो वैसे ही रहेंगे। फाइनल अकाउंट से ही है ये एनपीओ का, ठीक है? तो फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट है ये सब। चलो हाँ, अभी 9th में क्या बोला? बोला बैलेंस करो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कर लेते हैं ना फिर। क्रेडिट साइड का टोटल लिया, डेबिट साइड का टोटल लिया, और फिर हमें पता चला कि क्रेडिट इज मोर, मतलब इनकम्स आर मोर देन द एक्सपेंसेस, मतलब हमें हुआ है सरप्लस 1,34,000 का। लिख लेते, टोटल लिखा हमने दोनों साइड पे, बैलेंस ऑन लोअर साइड अबाउ द टोटल, उसको नाम क्या दिया देखो, डायरेक्ट सरप्लस बोला गया नहीं, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, एकदम अच्छे से। और अगर ये सरप्लस है तो ये कहां पे जाएगा? तो कैपिटल फंड में ऐड होगा, और टोटल आएगा आउटर में। अब भी क्या करेंगे? अब भी सबसे मेन पार्ट, बैलेंस शीट टैली करेंगे। बैलेंस शीट, ये देख लो, टैली क्लोजिंग बैलेंस शीट तो करते हैं ना। हम क्या डरते हैं क्या बैलेंस शीट टैली करने से? नहीं ना, तुम लोग स्मार्ट लोग हो, बैलेंस शीट टैली करने से क्या डरने का? इससे एसेट और लायबिलिटी का टोटल ले लेने का। अगर अलग अलग आया तो आपको तो पता है, मन में पाक पर रखते हो आप लोग, जिनका मन साफ है उनका टैली होता है। देखो 10,08,500, नहीं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। मन साफ होगा और फिर भी टैली नहीं होगा ना, तो समझ जाओ कुछ का हमने इफेक्ट का गड़बड़ किया है एडजस्टमेंट में, वो एक बार क्रॉस चेक कर लो। चलो, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, तब तक देख लेना क्या क्या हुआ है।